हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से करवाऊंगा। पूरा पूरा वन शॉट रिवीजन होने वाला है। मेरी क्लास का ही फायदा भाई, आपको संपूर्ण रूप से रिवीजन देखने को मिलता है यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। साथ के साथ आप सभी बच्चों को मैं एक टारगेट देता हूं कि अपने को 25,000 सब्सक्राइबरों तक पहुंचना है। कितने सब्सक्राइबरों तक पहुंचना भाई? 25,000 सब्सक्राइबरों तक पहुंचना है। आप में से एक एक विद्यार्थी अगर चैनल को सब्सक्राइब करेगा तब अपन टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। तो सारे के सारे विद्यार्थी भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। ये आपकी ड्यूटी है, एक तरीके से समझ लो, है ना। और अपने खुद भी करो और दूसरे विद्यार्थियों से भी कराओ। 4-5 विद्यार्थियों को तो एक एक स्टूडेंट को तो कराना ही कराना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट या मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीद लो भाई। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, अगर उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये फ्री में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूं फ्री में आपको पढ़ने के मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। कहां से मिलेगी आपके सामने? जो डिस्क्रिप्शन का टेलीग्राम का लिंक है, जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, यहाँ पर आ जाना है। जैसे यहाँ पर आप पहुंचोगे आपको यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन दिखाई देगा। कौन सा फाइल वाला सेक्शन दिखाई देगा? यहाँ पर आना आपको। और कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आके सर्च करो माइनर, MINOR। क्या सर्च करना है? MINOR सर्च करो। काफी बच्चे मैसेज करते हैं, सर कोई पीडीएफ मिली नहीं मेरे को, आपने डाल ही नहीं रखी। अरे बच्चों डाल रखिए। सर्च करते हो ना तब आपका एम कैपिटल लेटर में हो जाता है। बार बार बता रहा हूं, नहीं स्मॉल लेटर में सर्च करो। सारे के सारे एम भी स्मॉल लेटर में, आई भी स्मॉल लेटर में, एन भी स्मॉल लेटर में और ओ आर सारे के सारे स्मॉल लेटर में सर्च करो। यहाँ पर आपके सामने इतनी सारी पीडीएफ डाल रखी है मैंने, एक दो भी नहीं। इसमें आपके लिए कौन सी काम की, आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर माइनर बीए ऑल सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ है। अच्छे से देख लो भाई, ये वाली पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। जैसे डाउनलोड करोगे पेज नंबर 25 पे आना है। कितने नंबर पर पेज पर आना है? 25 नंबर पेज पर आपको आ जाना है और फिर आपके सामने पढ़ाई करनी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ। 1935 के अधिनियम के विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान के विकास की व्याख्या कीजिए। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919 और 1935 का आपके सामने क्या योगदान रहा, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। भारतीय संविधान को रातों रात नहीं बना, बल्कि ब्रिटिश काल के दौरान पारित विभिन्न अधिनियमों का परिणाम है। मतलब अगर अपन भारत सरकार अधिनियम की बात करें, भारत संविधान की बात करें, तो ऐसे नहीं है कि आपके सामने एक ही दिन में बनकर तैयार हो गया, आपके सामने भारत आजाद हुआ और आपके सामने जो 1-1.5 साल का जो समय लगा था उसी में बना था। नहीं, उसकी रूपरेखा है वो पहले ही रची जा रही थी। कैसे? जब ब्रिटिश सरकार अलग अलग प्रकार के जो अपनी अधिनियम लेकर आती थी, उसका कुछ ना कुछ छोटा छोटा हिस्सा है वो भारतीय संविधान में अपनाया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने भारत सरकार अधिनियम देखने को मिले थे। सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1909 जो अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम लाया गया, उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। किसकी बात की? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? लोगों को अलग से आपके सामने क्या दिया जाए? प्रतिनिधित्व जाए। मुस्लिम लोगों को आपके सामने एक अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। क्या होता है सेलेक्ट इलेक्टोरेट? इस इलेक्टोरेट इसमें क्या होता है? को जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो ही आपके सामने उस जगह पर खड़ा हो सकता है और मुस्लिम ही चुनाव कर सकते हैं उनको। इसको मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती के नाम से जाना जाता है, जिससे भारतीय राजनीति के विभाजन का बीज बोए। और इससे क्या हुआ? आपके सामने हिंदू मुस्लिम लोग जिन्होंने 1857 की क्रांति में एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, वो लोग अब एक दूसरे के क्या हो गए? कट्टर विरोधी हो गए इस नियम के बाद में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया भाई आपके सामने अंग्रेज है ना, ये हमारे साथी हैं, और उनको इसके माध्यम से ये भी कर दिया कि एकदम आपस में भड़काने लगे एक दूसरे के खिलाफ।
इससे परिषद के आकार में भी वृद्धि हुई और जो परिषद देखने को मिलती थी उसका जो आकार था उसमें भी आपके सामने क्या हुआ, वृद्धि देखने को मिली। अगले वाला भारत सरकार का अधिनियम 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस इसने प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी किसको आपके सामने बढ़ावा दिया, डायरकी को बढ़ावा दिया, जिसकी शुरुआत की और केंद्र में द्विशासनिक व्यवस्था बाई कैमरल स्थापित की। मतलब द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन ये होता है कि ये द्वैध शासन भी कहां पर लागू हुआ 1919 वाले में? प्रांतों में लागू हुआ। मतलब जो केंद्र सरकार है जहां पर जो गवर्नर बैठता था वो तो फैसले ले सकता है, लेकिन जो प्रांतों के अंदर आपके सामने जो राजा या जब वहां के प्रतिनिधित्व है वो भी अपने फैसले ले सकते थे। जैसे कुछ छोटे मोटे फैसले, शिक्षा से संबंधित फैसले ले सकते थे, अपना शासन है वो खुद से चला सकते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, लिख कर लेता हूं अपने पास, कॉपी पेन लिख लेना। कंपटीशन में पर्सन आता है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? चाहे कोई कंपटीशन दे लो, रेलवे, राजस्थान, एसएससी, कोई कंपटीशन दे लो, ये पर्सन ऐसा कैसा उठ के आता है आपके सामने। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर अपन भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो आज भी 30 से 40% भारतीय संविधान का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। किससे लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ऐसा कैसा लिया गया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके आपके सामने जो स्वायत्ता दे और केंद्रों को एक संघीय शासन फेडरलिज्म की परिकल्पना की। आज जो भारत के अंदर राज्यों और जो केंद्र है उसके जो रिश्ते देखने को मिलते हैं, उस रिश्तों की शुरुआत भी किसमें की गई? आपके सामने भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई। अब यहां से भी कंपटीशन में प्रश्न एक बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत खत्म किया गया। समझ में आ गया? और संघीय शासन की शुरुआत आपके सामने कहां से देखने को मिलती है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से देखने को मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये जो 2-3 पॉइंट बताए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, और आप एग्जाम देने जाओगे उसमें तो आपको करके आना ही आना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या महत्व था? मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या महत्व था उसके बारे में आपको बताना है। इंपोर्टेंस ऑफ जीआई एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट क्या होता है भाई? आपके सामने रूपरेखा तैयार करना। जैसे अगर आपने क्या किया, अगर अपना घर बनाना चाहते हो तो आप उसका नक्शा बनाते हो ना, पहले क्या करते हो? पहला उसका नक्शा बनाते हो ना, भाई मैं ये चीज ऐसे करूंगा, मैं ये चीज ऐसे करूंगा, मैं ये चीज ऐसे करूंगा, नौकरी लगने के बाद में मेरा अच्छा सा घर बनाऊंगा, है ना, यहाँ पैसे लगाऊंगा। तो ये सब जो चीज करते हो ना, उसको ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वर्तमान संविधान का 60 से 70% हिस्सा है वो यहीं से प्रेरित है, यहीं से लिया गया है। मतलब समझ में आ गया आपको अच्छे से? कौन कौन से वो मुख्य बिंदु है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो के त्यों लिए गए हैं? पहला है संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। जो केंद्र और जो राज्य हैं इनके बीच में जो शक्तियां हैं उनका विभाजन आपके सामने किससे किया गया भाई? आपके सामने जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया है। जो संघीय ढांचा है उसका निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। इसमें संघ, राज्य व सीमावर्ती सूची इसी अधिनियम के तहत है। मतलब जो संघ है, राज्य व सीमावर्ती जितनी भी जो आज सूचियां देखते हो ना आप, संघ सूची, जिसमें आपके सामने जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ कितने प्रकार के कानून आते हैं उसके बारे में बात की गई है। राज्य सूची, जो राज्य के अंतर्गत कितने कानून आते हैं उसकी बात की गई है। और सीमावर्ती सूची मतलब दोनों के, केंद्र और राज्यों के अधीनस्थ कितने कानून आते हैं उसकी बात की गई। संघ सूची की बात करें जिसमें एक मुख्य आपके सामने आता है, जैसे आपके सामने आर्मी हो गई, है ना, वन्य जीव हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं कानून? संघ के नीचे। पुलिस हो गया, शिक्षा हो गया, सब राज्य के नीचे आते हैं। शिक्षा आपके सामने सीमावर्ती सूची के अंतर्गत भी आता है। स्वास्थ्य पालिका, संघीय न्यायपालिका, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के आधार बना। मतलब आपके सामने जो संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट है वो आपके सामने उसकी शुरुआत देखने को मिलती है। जिसकी शुरुआत भाई आपके सामने कहां से की गई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आज वही फेडरल कोर्ट आज किसके रूप में देखने को मिलता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय। फेडरल कोर्ट कौन से हुआ करता था? सभी न्यायालयों से ऊपर एक प्रकार का न्यायालय हुआ करता था जिसका फैसला अंतिम फैसले के रूप में देखे जाने लग गया। समझ में आ गया? आज वही चीज आज किसके रूप में? सुप्रीम कोर्ट के सामने
सुप्रीम कोर्ट के रूप में उसको देखने को मिलती है। अगला प्रशासनिक ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और राज्यपाल का पद भी इसी की देन है। मतलब लोक सेवा आयोग हो गया, आपातकालीन प्रावधान हो गया और राज्यपाल का जो पद है वो भी किसकी देन है भाई आपके सामने, प्रशासनिक ढांचा भी किसकी देन है, इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के देन है, जिसमें आपके सामने जो यूपीएससी हो गई, आपके सामने राज्यपाल का पद हो गया और आपातकालीन इमरजेंसी के लोग कुछ कुछ आपके सामने यहीं से प्रेरित है। अगले वाला पॉइंट है संसदीय प्रणाली, उत्तरदायित्व शासन की नींव इसी एक्ट में रखी। मतलब संसदीय प्रणाली है वो आपके सामने कुछ कुछ कहीं से ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो को तो उठाया गया है उसको। समझ में आएगा आपको यूनिट फर्स्ट को, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। कौन सी वाली यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर सेकंड की तरफ विस्तार से पढ़ने वाले हैं उसको। पहला पॉइंट है भारत संविधान सभा की संरचना एवं भूमिका की वर्णन कीजिए। मतलब भारतीय संविधान सभा है उसकी संरचना कैसी थी, उसकी भूमिका क्या थी, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। कंपोजिशन एंड रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहला प्रश्न है संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। मतलब संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 का जो मिशन है उसके तहत किया गया था। इसमें कुल 389 कुल आपके सामने सदस्य देखने को मिलते हैं। हाँ, विभाजन के बाद में आपके सामने क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग है उसके सदस्य कम होने से इसमें कितने मेंबर रह गए, मात्र 299 सदस्य रह गए। रट लो बच्चों, रट लो, ये प्रश्न आएगा। ये जो कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन कब देखने को मिला, कब आया कैबिनेट मिशन, 1946 में आया। कैबिनेट मिशन का काम यही था, भारत में संविधान को लागू करना किसका काम था, कैबिनेट मिशन का काम था। सदस्य प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय जो विधानसभाओं द्वारा चुने गए और आपके सामने जो बाकी के जो सदस्य वो अप्रत्यक्ष रूप से, आज राज्यसभा में अपन जो लोगों को चुनते हैं ना, ऐसे ही अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रांतीय विधानसभाओं से चुना गया। डॉक्टर सचिंदर सिन्हा इसके अस्थायी सदस्य थे। जो भारत की संविधान सभा थी उसके अस्थायी सदस्य, पहले भाई कोई भी सभा हो जाए, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी ने बना दी ना, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा उस जो संविधान सभा थी उसके सबसे बुजुर्ग, सबसे समझदार आदमी थे। तो उसके बाद इसीलिए उनको क्या बना दिया गया था भाई, एक दिन के लिए उनका अस्थायी मेंबर बनाया गया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसको क्या बनाया गया, स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति एक ऐसी समिति थी जो लगभग फैसले उसी के द्वारा लिए गए थे। जितने भी जो फैसले हुआ करते थे भाई आपके सामने सारे के सारे फैसले प्रारूप समिति ही लेती थी। भूमिका की बात करें, सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक लगातार विचार विमर्श किए। मतलब जो भारतीय संविधान सभा है इसके द्वारा 2 वर्ष और 11 महीने और 18 दिन तक क्या क्या लगातार विचार विमर्श की जो प्रक्रिया वो चलती रही। इसने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। भाई हमारा जो संविधान है, एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितने, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपटीशन में प्रश्न आता है। साथ के साथ भारत का संविधान है उसमें अलग अलग बिंदु हर कहीं से ली गई। जैसे अपन ने आपातकाल दक्षिण अफ्रीका से लिया है, समझ में आ गया। अपन ने मौलिक अधिकारों को जो आपके सामने अमेरिका से लिया है। हमने अगर आपके सामने संसदीय प्रणाली की बात करें तो ब्रिटेन से लिया है। तो इन प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो हमने सिर्फ आपके सामने खुद से नहीं लिखे। अलग अलग प्रकार के जितने भी संविधान थे पूरी दुनिया के, उसमें जो चीजें बेहतर थी, जो चीज बढ़िया थी, उस देश के संविधान की खूबसूरती थी, हमने उस करीम चीज को छाट कर अपने देश के अंदर लगा दिया। हो सकता है आज आप भारत के संविधान से काफी नाखुश होंगे कि भाई हमारी भारतीय जो कानून व्यवस्था है वो संविधान अच्छे से नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, भारत के संविधान जैसी खूबसूरत चीज भी कोई नहीं है। इतना बड़ा देश, जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या और लोकतांत्रिक परंपराओं से चल रहा है, और भारत जैसे देश के लोग और हैं इतने खूबसूरत, और इतनी विविधता, जितनी भारत में विविधता इतनी कोई देश में है भी नहीं। समझ में आ गया। फिर भी हमारा संविधान पूरे देश को इतनी खूबसूरती के साथ चला रहा है, तो ये समझ लो उन हमारे पूर्वजों को सलाम है जिन्होंने इतनी खूबसूरत चीज को बनाया। 7 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। देखो 2 पॉइंट है,
भारतीय संविधान को आपके सामने कब अपनाया गया? दो कंपटीशन में सवाल पूछते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दो कंपटीशन के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आगे देने जाओगे दोनों के दोनों जो के त्यों देखने को मिलेंगे। लिख लेना भाई, कॉपी पेन है, तो मोहित सर ने बताया था यही पर्सन आते हैं कंपटीशन में सेम टू सेम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए कि भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना क्या बताती है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। प्रस्तावना, यह भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। जैसे भाई आपके सामने आप क्या करते हो, कोई भी आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि भाई आपका इंट्रोडक्शन दो, और आप इंट्रोडक्शन देते हो तो इससे क्या पता चलता है, आपके मोटा मोटी चीजें आपको पता चल जाती है आपके बारे में, कि आप कहाँ से हो, आपने कितनी पढ़ाई की, आपके माता पिता क्या करते हैं, आप किस क्षेत्र से आते हो, आपकी क्या हॉबियां हैं, आपने क्या अचीवमेंट किया, ऐसा पता चल जाता है ना। ऐसे ही हमारे भारत के भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले उसका शुरुआती पन्ना क्या आता है, उसका प्रीएम्बल क्या आता है, उसकी प्रस्तावना आती है। और प्रीएम्बल एक इतनी खूबसूरत चीज है, जब आप उसको पढ़ते हो तो पढ़ते ही भारतीय संविधान की मोटा मोटी उसके बारे में पता चल जाता है। इसमें कुछ प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे हम एक संपूर्ण संप्रभुत्व देश है। संप्रभुत्व देश क्या होता है? इस प्रकार का देश जिसपे कोई बाहरी शक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। साथ के साथ हम समाजवाद हैं। समाजवाद क्या है? हम हर तबके का क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर हर तबका, चाहे गरीब हो अमीर हो, है ना, हर तबके का आपके सामने किसी धर्म से हो कोई मतलब नहीं है, हम हर व्यक्ति के विकास के लिए प्रयास करते हैं। पंथ निरपेक्ष, हमारा कोई आपके सामने धर्म निरपेक्ष भी शब्द है, मतलब हम किसी भी सभी धर्मों को समान मानते हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य तो हम हैं ही है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्श भी समाहित है। इन शब्दों का तो अपने आप में महत्व है ही, कि संप्रभु है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके अलावा भी इसमें न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है, कि हमारे द्वारा हर व्यक्ति को जो भारतीय संविधान के द्वारा न्याय प्रदान किया जाएगा, स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा? स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, और समानता और भाई बंधुत्व भी प्रदान किया जाएगा। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधान के रूप में भारतीय संविधान को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा, क्या सबसे ज्यादा लंबा और लिखित संविधान है भारत का संविधान। इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद देखने को मिलते हैं भाई? कुल 395 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, और 8 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां थी। कब थी? उस समय। अब बढ़ गई है भैया आपके सामने अपनी। कितनी अनुसूचियां मेरे को बताना आप कमेंट बॉक्स में, कितनों पढ़ो थे। और अब इस समय कितने आपके सामने संविधान में अनुच्छेद देखने को मिलते हैं वो बताना। और ये दोनों पर्सन इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कंपटीशन में ये भी जो कि तो देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। मतलब ये न तो बहुत अधिक कठोर है जैसे कि अमेरिका का संविधान है, और न ही बहुत अधिक लचीला है। अब कठोर और लचीला की ऐसे थोड़ी है कि आप किसी मोड़ कर देखते हो, नहीं। कोई भी संविधान कठोर व लचीला इसलिए पता चलता है, क्यों? क्योंकि उसमें संविधान संशोधन कितना जल्दी किया जा सकता है। अमेरिका का जो संविधान है इतना उसको संविधान संशोधन करना इतना कठिन है, अब तक कुल उसमें 20-22 ही संविधान संशोधन देखने को मिले हैं। और ब्रिटेन का संविधान संशोधन इतना आसानी से हो सकता है कि उसकी संसद जब चाहे तो तब संविधान संशोधन कर देती है। तो इसीलिए ब्रिटेन का जो संविधान है वो आपके सामने लचीला है, और अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर पद्धति का दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया आपके सामने? अया कोने की कोई कॉपी है मोड़ दी था ना मेरे पार्ट कोई कठोर लचीला है। संविधान कठोर व लचीला इसलिए पता चलता है उसमें संविधान संशोधन कितना आसानी से किया जा सकता है। संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रहती है। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रहती है। संसदीय प्रणाली क्या होती है? कार्यपालिका क्या होती है? जितने भी जो संवैधानिक पद होते हैं, है ना, जैसे आपके सामने जो चपरासी से लेकर आपके सामने प्रधानमंत्री तक का, यूपीएससी आईएएस के जितने भी जो पद होते हैं, सब के सब आपके सामने किसके प्रति उत्तरदायित्व है भाई? संसद के प्रति उत्तरदायित्व है। किसके प्रति उत्तरदायित्व है? संसद के प्रति उत्तरदायित्व है। वही आपके सामने क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है, और कार्यपालिका उसको जमीनी स्तर पर लागू करने का काम करती है। अगले वाला धर्मनिरपेक्ष राज्य। राज्य को अपना कोई धर्म नहीं होता। कोई भी राज्य है, चाहे भारत, अपना जो अलग अलग प्रकार के जितने भी राज्य हैं, उनका कोई अपना धर्म नहीं है। सभी धर्मों का अपन हमारे भारतीय संविधान ने क्या किया?
सम्मान करने का काम किया है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से जितना भी जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो भाई। आपको पता अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो 25,000 सब्सक्राइबरों का अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। आपका एक एक बच्चे का टारगेट है, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। अचीव करना ही अपने को, हम सब एक साथ इस टारगेट को लेकर चलेंगे तभी इस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। यूनिट नंबर 3, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताइए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मतलब भारतीय संविधान के द्वारा जितने भी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे भाई, विस्तार से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार नहीं है। तो अब क्या हुआ आपके सामने, संपत्ति का जो अधिकार वो कानूनी अधिकार नहीं है। अब तो कितने बच गए आपके सामने? 6 आपके सामने बचे हुए हैं। पहले के समय 7 कानूनी अधिकार देखने को मिलते हैं, अब 6 बचे हुए हैं और आपके सामने तीसरा हटा दिया। देखो कंपटीशन में सवाल कैसे कैसे आता है। मौलिक अधिकार कौन से आपके सामने जो संविधान का हिस्सा है, कौन से भाग का? तो भाग नंबर 3 का हिस्सा है। कितने आपके सामने इसके कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में? 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बाकी आगे जो जो पढ़ाऊंगा ना उसमें आपके सामने इनके से भी पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किसके किसके बीच में आता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 17 तक इसके बारे में बताया गया है, जिसमें 14 के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या किसी भी चीज के आधार पर उसका भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया आपके सामने। 15 में किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में आप कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हो। 15 या 16 में ये सब चीजें, 14 में तो राज्य के बारे में बताया गया है। और जो 17 के अंदर आपके सामने क्या किया जाता है, अस्पृश्यता का अंत देखने को मिलता है। और 18 में जो उपाधियों का अंत देखने को मिलता है। तो इस तरीके से लेकर 14 से लेकर 18 तक आपके सामने कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान है। क्या है? भारतीय संविधान के समक्ष जो कानून है इसके सामने सभी के सभी व्यक्तियों के समानता की बात की गई है, मतलब समानता की बात करता है। 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक किसकी बात की जाती है आपके सामने? आपके विचारों की अभिव्यक्ति की बात की जाती है। विचारों की, कोई भी व्यक्ति घूम सकता है। 19 में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, स्वतंत्र घूम सकता है, संगठन का निर्माण कर सकता है, इसकी बात की गई है। 20 में कोई भी व्यक्ति को अगर आपने बंदी बना दिया है तो उससे संबंधित कानून देखने को मिलते हैं। 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। और 22 में जो व्यक्ति है उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट वगैरह के अंदर पेश करने का जो अधिकार है वो देखने को मिलते हैं। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है। अगले वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में आपके सामने कोई भी व्यक्ति से आप बेगार नहीं करवा सकते हो, बिना बात की मजदूरी नहीं करवा सकते हो। अगर मजदूर काम करवाओगे तो उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 24 जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें 5 साल से लेकर 14 साल तक के किसी भी बच्चे को आप क्या है, किसी भी खतरनाक जगह काम नहीं करवा सकते, बाल मजदूरी नहीं करा सकते। तो इसमें मानव तस्करी और बाल श्रम पे रोक दिखाई पड़ती है। 25 से लेकर 28 तक किसी धर्म को मानने का अधिकार से संबंधित है कि कोई भी धर्म है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी धर्म का आप आयोजन करवा सकते हो, इस प्रकार से संबंधित आपके सामने क्या है। हाँ, और उसके अंदर कोई भी व्यक्ति को आप धार्मिक शिक्षा, किसी भी पढ़ाई वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता आपके सामने 25 से 28 तक दिखाई पड़ती है। संस्कृति और शिक्षा 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाती है। और 32 के अंदर आपके सामने अधिकारों के आनंद के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार की बात की गई है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला है राज्य के नीति निर्देश तंत्र है, डीपीएसपी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने डीपीएसपी के मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में बताओ। तो डीपीएसपी के बारे में बताओ और आपके सामने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताइए। नीति निर्देश तत्व है, ये भी कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है कितने नंबर भाग में आता है, तो 4 नंबर भाग में आता है आपके सामने। और इनको किसके, ये राज्य के निर्देश हैं जिसको उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मतलब नीति निर्देशक तत्व क्या भाई, कोई पूछे आपके सामने होते क्या है, तो कोई भी एक लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब एक जनता की भलाई करने वाला राज्य किस प्रकार का होगा, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियां दिखाई देंगी, उस प्रकार के राज्य के निर्माण के लिए आपके सामने क्या किया गया, एक कुछ नियम कायदों का निर्माण किया गया।
उन नियम कायदों को किसके नाम से जाना जाता है? नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनशील नहीं है, मतलब अगर आपके इसमें जितने भी जो चीजें दी गई हैं इनको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, फिर भी शासन के लिए आधारभूत है। मतलब आपके सामने ये कुछ वो प्रमुख बिंदु है जिसको ध्यान में रखकर सरकारें हैं वो आपके सामने क्या करती हैं, कोई भी प्रकार के कानून का निर्माण करती है तो इन बिंदुओं को कुछ ध्यान में रखती हैं। जैसे आपके सामने ग्राम पंचायतों का गठन करना, समान नागरिक संहिता देखने को मिलती है, आर्टिकल नंबर 40 में देखने को मिलता है, और समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात की गई है। समझ में आ गया? तो बताना यूसीसी कितने नंबर आर्टिकल में मेरे को। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद के भाग नंबर 4 में 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में आपके सामने जोड़े गए ये नागरिकों को मौलिक दायित्वों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कि जो नागरिक है उनके मौलिक दायित्वों के बारे में बताता है कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। चलिए भाई, लोकसभा की संरचना और शक्तियों के बारे में व्याख्या कीजिए। लोकसभा की संरचना क्या होती है और शक्तियां क्या होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। कंपोजिशन एंड पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को अपन किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन या आपके सामने लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अधिकतम 550 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं भाई? कुल 550 सदस्य देखने को मिलते हैं। ये जो इतने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने चुन के जाते हैं ना, आप चुनते हो अपने सांसद को, वो वहां पर कहां पर बैठते हैं? जो लोकसभा है उसके अंदर ही बैठते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करती है? जो हमारी तो भारतीय संविधान की जो जनता है वो आपके सामने क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से वहां के जो सदस्य होते हैं इनके सदस्यों का चुनाव करने का काम करती है। और हर 5 वर्ष में आपके सामने क्या होता है? लोकसभा के जो मेंबर है उनका चुनाव किया कराया जाता है। शक्तियों की बात करें, विधायी शक्तियां। कोई भी साधारण विधेयक है वो दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है, लेकिन गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है। मतलब कोई भी जो साधारण विधेयक है, अच्छा मनी बिल होता है ना आपके सामने, धन विधेयक, उसको सिर्फ लोकसभा में ही आपके सामने रखा जाता है। बाकी तो सारे बिलों को आप राज्यसभा लोकसभा में किसी में रख सकते हो। साथ के साथ जब संयुक्त बैठक बैठती है, संयुक्त बैठक क्या होती है? जब कोई बिल है उसमें कोई सहमति नहीं बन पा रही है और भारत के लिए जरूरी है, मतलब अपने जनता के लिए जरूरी है, तो लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठकर उसको पारित करने का काम करते हैं। मतलब कोई ऐसा बिल है जो लोकसभा से पास हो जाता है फिर राज्यसभा से नहीं होता, राज्यसभा से हो जाता लोकसभा से पारित नहीं होता, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? संयुक्त बैठक बैठाई जाती है। वित्तीय शक्ति, धन विधेयक, मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्या भाई? आपके सामने जो धन विधेयक है ना, मनी बिल है, उसको अपन क्या कर सकते हो भाई? आपके सामने उसको केवल और केवल आपके सामने लोकसभा के अंदर ही पारित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको वित्तीय शक्ति धन विधेयक को, मनी बिल को आपके सामने लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, यह अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को गिरा देता है। क्या कर देता है? अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होता है इससे क्या होती है? सरकार भी गिर सकती है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा में बैठे हुए आपके सामने मेंबर है, अगर सरकार बहुमत खो देती है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी करके उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है? उनकी सरकार गिर जाती है। राज्यसभा के कार्य व शक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए। फंक्शंस एंड पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन व एक स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है जो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी आपको पता भंग नहीं होने वाली एक सभा है। इसमें लगभग भारत में राज्यसभा में 250 लोग देखने को मिलते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का एक सदस्य का कार्यकाल है, ये राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंतकालीन होता है, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। काफी बार बच्चे इसको बताने में गलती करते हैं, टीचर भी बताने में गलती करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, राज्यसभा का कार्यकाल अनंतकालीन होता है, एक सदस्य का राज्यसभा में कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हाँ, लोकसभा का तो समय काल ही 5 साल का होता है, जब और या फिर बीच में उसको भंग किया जा सकता है अगर सरकार बहुमत खो देती है तो। और हर 2 वर्षों में कितना होता है? 1/3 आपके सामने सदस्य वो निर्वाचित होते हैं। ये भी पॉइंट याद रख लेना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्तियां कार्य, विधायी कार्य, साधारण विधायकों के निर्माण के लिए इसकी बराबर की भागीदारी देखने को मिलती है। जो नॉर्मल सा जो विधेयक होता है उसके निर्माण में भी इसकी भागीदारी होती है भाई, चाहे कोई
कोई भी विधेयक है, मनी बिल को छोड़कर उसको लोकसभा राज्यसभा से कहीं पर पेश किया जा सकता है, और चाहे मनी बिल क्यों ना पास, तो उसको भी दोनों जगह से होना पड़ता है। विधेय शक्ति, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय का राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है भाई, कोई भी राज्य सूची में कोई पॉइंट है उसको राष्ट्रीय महत्व का मतलब संघ सूची में जोड़ने का काम कौन करती है? राज्यसभा करती है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन भी करती है। जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं उसका सर्जन कौन करती है भाई? आपके सामने जो लोक राज्यसभा है वो करती है। तो ये था आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से संबंधित पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।